उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो परिवारों पर सबकी नजर थी। मुलायम सिंह यादव के परिवार की विरासत की जंग थम चुकी है, फैसला हो चुका है। बात करें सोनेलाल पटेल की विरासत की तो उसमें भी लड़ाई का परिणाम आ चुका है। दो पार्टियां अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। हम बात करेंगे सोनेलाल पटेल की विरासत संभाल रही अनुप्रिया पटेल से कि वो अपनी मां से इस लड़ाई में कैसे लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश में उनका एजेंडा कैसा होगा, साथ ही वो स्वास्थ्य मंत्रालय में कैसे काम करेंगी। हमारे साथ हैं अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। पहला सवाल, मैदान में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप अपने आप को कहां आंकती हैं? हम तो बड़ी पार्टी के साथ ही गठबंधन में हैं, तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में हमारा जो ये गठबंधन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। जब बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी का गठजोड़ होता है तो सीटों की बार्गेनिंग जो है बड़ी मुश्किल काम होती है। कितना सोच पा रहे हैं कि आप जितना मांग रही थी उतना मिलने की उम्मीद है आपको? क्योंकि अभी आंकड़ा पहुंचा नहीं, इसलिए आंकड़े की बात मैं नहीं करूंगा। नहीं, बातचीत का दौर तो चल ही रहा है और कोशिश है हमारी, और हमें लगता है कि सकारात्मक दिशा में हम चल रहे हैं, तो अच्छा हम लोग एक निर्णय लेंगे। राजनीति में अक्सर होता है जब बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी का गठबंधन होता है तो छोटी पार्टी को दिक्कत होती है, बड़ी पार्टी कभी भी अपना हिस्सा शेयर नहीं करना चाहती है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको बार्गेन करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन तो 2014 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो तब भी एक अच्छा परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें, और अभी भी पिछले 2.5 वर्षों में हमारा जो आपसी रिश्ता है काफी मजबूत है। और मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव के लिए भी जो हम बातचीत अपने सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कर रहे हैं वो भी सही दिशा में चल रही है, और हमें एक अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। दो चीजें हैं, बीजेपी का टिकट बंटवारे में काफी लेट हो रहा है और उनका आपस में सिर्फ डबल की स्थिति है रोज। इसका चुनाव पे आप क्या इम्पैक्ट देखती हैं? आपकी पार्टी क्या असर? देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि टिकट देने में समय लग रहा है और टिकट का जब वितरण हो रहा है तो सिर्फ डबल की स्थिति है, ये अपने आप में एक संकेत है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2017 का, उसमें एनडीए का गठबंधन लीड ले चुका है। क्योंकि जब टिकटों की मारामारी बढ़ने लगती है और जब लोगों के अंदर चाहत बढ़ने लगती है तो ये तो जनता का मूड है। आप समझ लीजिए कि जनता का मूड हमारे पक्ष में जा रहा है। बिहार में भी टिकटों के लिए मारामारी थी, रिजल्ट उल्टा निकला। मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। यहाँ जब टिकटों की मारामारी बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए कि जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो रही है। तो आपकी राजनीति में आने के बाद आपकी पार्टी का कई दलों से गठबंधन रहा है, पीस पार्टी से भी एक बार रहा है और पार्टियों से रहा है। सबसे कंफर्टेबल जन आपको कहां मिलता है? अभी मेरे राजनीति में आके बाद से तो 2 ही चुनाव हुए हैं, 2 ही गठबंधन हुए हैं। 2012 में जब हम लड़े थे तो हमारा पीस पार्टी से गठबंधन था, और 2014 में जब हम लोकसभा चुनाव लड़े तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, और अब ये तीसरा चुनाव है तो इसमें हम अपने पुराने गठबंधन को लेकर आगे चल रहे हैं। पीस पार्टी और भाजपा दोनों विपरीत ध्रुव, कैसे आप पीस पार्टी से भाजपा तक पहुंच गई? देखिए, वो अलग वक्त था, हम राजनीति में नए थे, नई पार्टी और पार्टी की जिम्मेदारी मिली थी, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल जो था वो किया, और आज की परिस्थितियों के अनुकूल जो कर रहे हैं, हमें कहीं समस्या नहीं हुई और हमारे लिए परिणाम हमेशा सकारात्मक ही रहे हैं। आपकी राजनीति में सक्रिय होने के हैं, सांसद बनने के बाद से आपके माताजी से मनमुटाव की खबरें अक्सर चर्चा बनी रहती हैं। मां से बेटी का कौन सा मनमुटाव होता है? अपने राजनीतिक मतभेद हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। एक निजी सवाल, आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी माताजी से? आखिरी बार मुलाकात अभी 1 आध महीने पहले हुई है। मैं स्वयं गई थी कानपुर, तब हुई थी मुलाकात। क्यों लगता है माताजी इतनी नाराज क्यों है? अभी एक बाप बेटे का झगड़ा तो सुलझ गया स्टेट में। नहीं, माँ मुझसे नाराज नहीं है। मुझे लगता है कि वक्त परीक्षा ले रहा है, ये परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगी। क्या लगता है माताजी और आप दोनों लोग पिताजी की विरासत के लिए लड़ाई जो चर्चा है, क्या लगता है होते तो इसको कैसे फील करते, क्या होती स्थिति? नहीं, पिताजी होते तो शायद मैं राजनीति में नहीं होती, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था राजनीति में आने का। और मुझे लगता है कि मैं जिस संकल्प के साथ उनकी राजनीति संभालने के लिए आई हूँ उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि उस दिशा में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और जब हम बड़े काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें उलझाती हैं, और मैं मानती हूँ कि समय आपकी परीक्षा लेता है, तो एक ये परीक्षा का दौर है, लेकिन उसमें हम सफल होंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का आने वाला चुनाव है, माताजी का आशीर्वाद मिल जाएगा तब तक आपको? माँ का आशीर्वाद बेटी को हमेशा होता है। जब सोनेलाल पटेल जी राजनीतिक पार्टी बना रहे थे तो उनके दिमाग में था कि कुर्मी जात करीब 6 से 7% है, और लेकिन उसके सहारे अब तक की राजनीति में आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। 2 लोकसभा सीटें
अधिक से अधिक मिली। क्या लगता है कैसे आप अपनी पार्टी की विस्तार करेंगे, क्या योजना आपके दिमाग में चल रही है? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने जब अपना दल का गठन किया था, तो जैसे हर पार्टी का अपना एक पारंपरिक वोट होता है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पारंपरिक वोट है, सपा का है, बसपा का है, कांग्रेस का है, सबका है। उसी प्रकार से एक पारंपरिक वोट के रूप में, एक बेस वोट के रूप में हम मान सकते हैं कि हमारा अपना कुर्मी समाज, पटेल समाज, वो हमारा बेस वोट है। लेकिन कभी भी सिर्फ हम उसे उसी एक जाति तक सीमित रखें, ऐसी सोच के साथ अपना दल का गठन कभी नहीं हुआ। समाज के सभी वर्गों के बीच में वो जाते रहे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे, और आज भी हमारी पार्टी इसी दिशा में काम करती है कि हम समाज के सभी वर्गों को जोड़कर आगे बढ़ेंगे। आपकी बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो केंद्रीय मंत्री के रोल में ज्यादा कंफर्टेबल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौटने का मौका मिले तो लौटेंगे? दोनों ही अलग किस्म की जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, और उत्तर प्रदेश तो हमारा अपना गृह राज्य है, तो उत्तर प्रदेश से ही तो सब कुछ है। उत्तर प्रदेश हमारी जमीन है, तो जमीन पर काम करने का मौका मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है। लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई, साइकोलॉजी में जो है प्रस्नातक, और अब राजनीति, ये तीनों चीजें जो है, दोनों चीजें अलग अलग दिशा में जाती हैं, कैसे? हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजनीति में आने का तो कभी कोई ख्याल ही नहीं था, तो एक स्कॉलर की तरह अपनी पढ़ाई लिखाई की, LSR से ग्रेजुएशन किया, से साइकोलॉजी में अपना कोर्स किया, उसके बाद MBA किया मैंने, तो राजनीति में तो अचानक एंट्री हो गई। एक नेता से नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट अनुप्रिया पटेल से मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर कब चुनाव करें, क्या वोट डालना शुरू कर चुके हैं? देखिए, अगर कोई समस्या होती है तो समस्या के कोई कारण होते हैं, और उन कारणों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आज अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में या देश के किसी भी राज्य में जाति आधारित राजनीति है, तो कहीं न कहीं इसका कारण है कि जाति के आधार पर कुछ लोगों को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिले हैं, कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। तो अगर समाज में कहीं भी असंतुलन होगा, तो जो पीछे छूटा है वो उस आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हमारा प्रयास ये है कि जो पीछे छूट गया है, हम उसे विकास की मुख्य धारा में शामिल करें, और जब सबको समान अवसर मिलने लगते हैं, तो अपने आप ही ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और तमाम और बातें आगे आ जाती हैं। पिछले 2 दशक में राजनीति की बात करें तो यूथ और पढ़े लिखे लोग बहुत तेजी से राजनीति में आ रहे हैं। ये बदलाव में आप तो एक इत्तेफाकन राजनीति में आई हैं, लेकिन इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? मैं तो इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ, क्योंकि यूथ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। तो अगर देश का युवा देश के अंदर राजनीति में आना चाहता है और इस बात का एहसास कर रहा है कि राजनीति में आना ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं, तो युवाओं के आने से इस क्षेत्र को एक नई सोच मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इस क्षेत्र में आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है तो हमें अच्छे पॉलिटिशियंस की भी जरूरत है। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, पूर्वांचल या यूपी के पूर्वी हिस्से से, वहां राजनीति में आने को भी, पर जब मैं स्टूडेंट था या आप भी स्टूडेंट रही होंगी, तो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। जब हम छात्र राजनीति में जाते हैं, बात करते हैं, इस नजरिए को बदलने के लिए अनुप्रिया पटेल क्या कुछ आगे करेंगे? योजना है कि लोग जो पढ़े लिखे लोग और से ज्यादा राजनीति में आए? मेरा जनसंपर्क बहुत सघन होता है, और युवाओं के बीच में भी मैं बहुत जाती हूँ, और जब भी मैं युवाओं से इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे देखकर हमेशा जो यंग लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमको भी पॉलिटिक्स में आना है। तो पहले मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आप अपनी शिक्षा पूरी करो और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में जरूर आओ, आप राजनीति के क्षेत्र में जरूर आओ, क्योंकि अगर आप समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जब आप इस फील्ड में आओ तो आप संघर्ष के लिए, धैर्य के लिए, परिश्रम के लिए, इन तमाम चुनौतियों के लिए तैयार भी रहो। आप मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री हैं, काम करने में कभी दिक्कत होती है? नहीं, काम करने में दिक्कत तो नहीं होती है, बस क्योंकि एक नई जिम्मेदारी है, तो उस नई जिम्मेदारी को समझने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। लेकिन आप जब काम करने लगते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर एक इंटेंशन होती है कि आप उसको सीखना चाहते हैं, तो आप सीख लेते हैं। इस तरह का सपोर्ट वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहिए। क्या यूथ जो लीडरशिप आ रही है उसको मिल पा रहा है, या कहीं न कहीं बीच में दीवार खड़ी हो रही है? देखिए, युवाओं के साथ एक बड़ी चुनौती होती है कि जब वो आते हैं तो पहले तो जो एस्टैब्लिश बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है अरे अभी तो ये बच्चे हैं, अभी तो कोई अनुभव नहीं है, अभी ये क्या करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप खुद अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहते हैं
तो अपने आप आपकी सीरियसनेस डिसेमिनेट होने लगती है, फिर आपको लोगों का धीरे धीरे सहयोग मिलने लगता है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कितना परिश्रम, कितनी गंभीरता आप अपने कार्य के प्रति दिखा सकते हैं। जितना आप अपनी गंभीर छवि बनाएंगे और जितना आप अपने कार्यक्षेत्र में परिश्रम करेंगे, अपने आप आपके आसपास के लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो मायावती एक ऐसी शख्सियत है, महिला शख्सियत, जिन्होंने अपने आप को राजनीति में स्थापित किया है। उनके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होगी, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अगर अनुप्रिया पटेल से हम पूछें कि एक चीज जो मायावती से सीखनी चाहिए, तो क्या कहेंगे वो? देखिए, उन्होंने समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर, सबसे शोषित तबके के लिए संघर्ष किया है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, दबे कुचले हैं, उनको हम एक उंगली का सहारा देकर आगे ला सकते हैं, और हमको ये करने की कोशिश करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने पार्टी में चाचा से, पिताजी से सबसे जंग जीत ली, अब चुनाव में नए रूप में तैयार हैं। कितने मजबूत हुए इस ड्रामे के बाद अखिलेश? देखिए, मुझे तो कोई जंग नजर ही नहीं आती, सब एक साथ हैं, हम साथ हैं, तो ये तो सब ड्रामेबाजी थी। 5 साल की कोई उपलब्धियां गिनाने के लिए थी नहीं, जनता को ध्यान बटाना था, जनता की आंखों में धूल झोंकनी थी, तो एक बड़ा सा मेलोड्रामा क्रिएट किया गया। अब ये सब फिर से साथ है, तो काहे का झगड़ा है? तो जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। इस ड्रामे का कितना असर पड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे? कोई असर नहीं पड़ा, जनता बहुत समझदार है, उसको समझ में आता है कि 2-3 महीने हमारा ध्यान बांटने के लिए ये सब विषय लाए गए। बाकी तो जनता को जवाब चाहिए कि 5 साल की उपलब्धियां क्या है, वो हमें बताइए, हमने सत्ता सौंपी, आपने क्या किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती देगा आपके लिहाज से? मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई चुनौती रही गई है, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि गठबंधन खुद ही अधर में लटका हुआ है, और हो भी जाता है तो हमारे लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से आज जिस तरीके से हमने सियासी समाजशास्त्र को साधने का प्रयास किया है, हमें लगता है कि कामयाबी की कुंजी हमारे हाथों में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अजीत सिंह का कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, वो बीच में भाजपा नेतृत्व से भी मिले थे, और राजनीति की सालाना फसल काटने के लिए मशहूर माने जाते हैं। क्या लगता है, अगर भाजपा में आते हैं तो कोई जगह है उनके लिए एनडीए में? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, और लोकतंत्र में तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को भी टिकट दे दिया, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, जितने भी लोग, आजम खां के बेटे को, प्रसाद वर्मा के छोटे बेटे को छोड़ के सबको टिकट दे दिया। क्या इस ड्रामे का क्या असर रहेगा? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये पूरा ड्रामा रचा गया था लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लेकिन मतदाता बहुत जागरूक है अपने हक और अधिकार के प्रति, तो इस तमाम ड्रामे का कोई कहीं उस पर प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। कुछ इस तरह का झगड़ा आपके घर में भी है? आपकी माताजी ने भी चुनाव आयोग में दावा पेश कर दिया है कि असली पार्टी मेरी है। चलिए, उन्होंने दावा पेश कर दिया है, चुनाव आयोग ने उस पर फैसला दे दिया है, और हमारी पार्टी के प्रत्याशी अपना दल सोनेलाल से चुनाव लड़ेंगे। नोटबंदी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है, अनुप्रिया पटेल किस नजरिए से देखते हैं यूपी के चुनाव में इसको? वैसे तो अगर आप उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नोटबंदी एक वोट बटोरने की कवायद है, लेकिन मेरा मानना है कि नोटबंदी का जो ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किया है, और इसमें जिस प्रकार जन समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं हमने हमारे देश के अंदर जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, और उसमें राष्ट्र ने खुलकर हमारे साथ खड़े होकर हमको ताकत दी, हमको साहस दिया है, और सरकारों को भी एक संदेश दिया है कि यदि अगर वो राष्ट्रहित में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो जनता उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में अच्छे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप एक मंत्री के साथ एक सांसद भी हैं, आपकी जनता महीनों लाइन में लगी है, जब वो सवाल पूछेगी तो क्या जवाब देंगे, कैसे? मैंने तो अपने संसदीय क्षेत्र में भी लोगों के बीच बराबर बनी रही हूँ, और जितना मैंने जनसंपर्क किया है, जमीन पर लोगों से बातचीत की है, सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रॉबिन हुड की भूमिका में देखा है कि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है। देश के अंदर तमाम बुराइयां जो इस काले धन के आधार पर चल रही थी, जाली नोटों का कारोबार चल रहा था, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, सब कुछ जो इन काले धन के आधार पर चल रहा था, मानव तस्करी का कारोबार चल रहा था, इन सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, और देश के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़ी है।
बीजेपी में अगर चुनाव की घोषणा के बाद से एकदम बड़े नेताओं के दूसरे पार्टी से आने की लंबी कतार लगी हुई है और उनका अंदर का जो कार्यकर्ता है, जो लंबे 2 साल से आपके साथ भी है, वो कहीं न कहीं आहत महसूस कर रहा है। क्या बीजेपी ने वो पार्टी को अपने पुराने गठबंधन के साथियों, अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा उठ गया? ऐसा नहीं होता है। पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पे है, लेकिन नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण को हमेशा ध्यान में रखता है। और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे तो कहीं न कहीं सभी कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं ने जो जनता के लिए संघर्ष किया है उसका जो हित है वो इस बड़े लक्ष्य में छिपा हुआ है। तो पार्टी जो तमाम प्रयास कर रही है वो जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कर रही है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। एक सहयोगी दल के नाते क्या आप सोचती हैं कि बीजेपी को एक मुख्यमंत्री का चेहरा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में या नहीं देना चाहिए? एक सहयोगी दल के नाते आपका क्या सुझाव है? हर राज्य की एक अलग रणनीति होती है, कहीं चेहरा दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता है। तो चूंकि मैं आज गठबंधन में हूं इसलिए मैं अकेले इस पर टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है, ये तो हमको बैठकर ही तय करना है। आप केंद्र मंत्री हैं, अलायंस पार्टनर हैं और एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव में दोनों भूमिकाएं अलग अलग होने जा रही हैं, तो क्या आप अपनी सीटों तक ही प्रचार के लिए सीमित रहेंगे, पूरे प्रदेश भर में भाजपा का चुनाव प्रचार करेंगे? अब हमारा गठबंधन है तो प्रदेश में तो मैं पूरे प्रदेश में ही भ्रमण करती रही हूं। पिछले कई महीनों में मैंने बहुत भ्रमण किया है, तो हमारी तो कोशिश होगी कि जहां भी हम गठबंधन को लाभ पहुंचा सकते हैं हर उस स्थान पर हम पहुंचे, हमारे प्रत्याशियों का भी मनोबल बढ़े और हमारे गठबंधन को मजबूती मिले। इसके लिए जहां मेरी आवश्यकता है मैं जाऊंगी। अब बात करेंगे आपके मंत्रालय की। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जैसा बड़ा मंत्रालय आपके पास है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। कोई बड़े काम जो आपने किया हो, जो आपका टास्क हो कि हमने पूरा कर लिया इतने दिनों में? नहीं, हमारा मंत्रालय बहुत सारे काम कर रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बहुत सारे अहम कार्य किए जा रहे हैं। हम देश के अंदर 11 नए एम्स बना रहे हैं, जिसमें से एक एम्स गोरखपुर में 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास हुआ है, ये उत्तर प्रदेश को मिला है। हम बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड करके सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स की स्थापना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कई मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स का शिलान्यास किया है। मेरठ में, आगरा, झांसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में, अलीगढ़ में कई जगह हम कर चुके हैं। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं तमाम उनको अपग्रेड करके हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। 58 मेडिकल कॉलेजेस हम प्रथम चरण में बना रहे हैं, जिसमें 5 उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, इन तमाम जिलों में इसका शिलान्यास किया जा चुका है। तो ये तमाम कार्य हैं जो हमारे मंत्रालय से किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम काफी सारे नए वैक्सीन लेकर आए हैं। पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, लेकिन कैसे हम पोलियो के खिलाफ हम कैसे अपने को डबल प्रोटेक्शन दें, उसके लिए हम आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लेकर आए हैं, रोटा वायरस वैक्सीन लेकर आए हैं। तो ऐसे तमाम कार्य हैं जो भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लगातार कर रहा है। दुनिया भर के बात करें, हम दुनिया भर में हेल्थ पे बजट की बात करें तो भारत में हेल्थ का बजट बहुत कम है। दुनिया में जहां भी टैक्सेशन का अच्छा सिस्टम है, हेल्थ फ्री है। देश इस ओर कब बढ़ेगा कि हम बेसिक सुविधाएं, स्वास्थ्य, पढ़ाई और सब फ्री मिलेगा? इस ओर कोई योजना है सरकार की? देखिए, ऐसे तमाम देश हैं और जो अपने जीडीपी का लगभग 3% हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते हैं और भारत ने भी इस बात का एहसास किया है। आज हम केवल 1% तक अपना जीडीपी हम हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच है कि हमें इसको बढ़ाना है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी आपके मिनिस्ट्री ने करीब 586 फूड आइटम्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू का जिक्र है। इसके पहले बहुत कम था आंकड़ा। क्या लगता है इससे लोग जागरूक हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू देख के चीजें खरीदते हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लगातार लोगों को बताने की, समझाने की, जागरूकता के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। तो ये तो प्रयास है जो निरंतर चलते रहते हैं और ऐसा नहीं है, लोगों की जागरूकता समय के साथ बढ़ी भी है। अभी मैं आ रहा था, नीति आयोग की एक रिपोर्ट में पढ़ा था। नीति आयोग ने एक प्रपोजल भेजा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सरकार न्यूट्रिशन के लिए कुछ बजट बढ़ा रही है, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। देखिए, वैसे तो हम गर्भवती महिलाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम चलाया जाता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया जाता है और अभी
31 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था, तब भी गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी। तो गर्भवती महिलाओं को कैसे हम सुरक्षित रखें, उसके लिए बराबर हमारा मंत्रालय किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करता रहता है। आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए कुछ और नई घोषणाएं हो सकती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि तैयारी है, नीति आयोग की रिपोर्ट आपके मंत्रालय के पास आ चुकी है। देखिए, किसी चुनाव को देखकर सरकार काम नहीं करती है। हमारी महिलाएं हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं और कैसे हम उनका ख्याल रखें, यह हमारे मंत्रालय का विषय है। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। मैंने आपको कई कार्यक्रम बताए जिसके जरिए ये प्रयास हम निरंतर करते हैं, और आगे भी यदि हम उसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं, तैयार हैं, और उस पर हम अमल करेंगे। इस सरकार में 2 साल है, 2 साल तक कम से कम आप मंत्री हैं, क्या टारगेट रखा आपने? एक दिमाग में टारगेट रहता है कि ये काम हम अपने कार्यकाल में जरूर पूरा करेंगे। इस मंत्रालय के लिए कोई माइलस्टोन आपने तय किया, इसको पूरा करना चाहती हैं? देखिए, हमारी सरकार की सोच है कि हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्य को प्राप्त करें, जो आज भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है, और हमारा पूरा मंत्रालय एकजुट होकर इस दिशा में कार्य कर रहा है। धन्यवाद अनुप्रिया जी, आप हमारे साथ आए, हमारे सवालों का जवाब